सुप्रभात बच्चों। आज अपने तीसरा पार्ट है आनुवंशिकी। तीसरा पार्ट क्या अपने आनुवंशिकी। आनुवंशिकी ये इसे जेनेटिक्स कहती हैं। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। देखो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की अपन बात करें तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स पर चर्चा करने से पहले अपने को कुछ परिभाषाओं को पहले समझना पड़ेगा। और वो परिभाषाएं मुख्य रूप से क्या होगी कि जैसे पहली परिभाषा की बात करें अपन तो पहली परिभाषा अपने पास में आती है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण। और दूसरी परिभाषा आएगी अपने पास वंशानुगति। वंशानुगति या वंशागति बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता ये इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। इसी क्या बोलते हैं हेरिडिटी। आदि शब्दों से जाना जाता है। इन दोनों परिभाषाओं को जानने के बाद अपन आते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स पर। सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, अपन आते हैं आनुवंशिक लक्षणों पर। इनको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण। जैसा नाम आ रहा है आनुवंशिक लक्षण, यानी कि आनुवंशिक शब्द आ रहे हैं अगली पीढ़ियों के स्थानांतरण के लिए। आनुवंशिक लक्षण का मतलब है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षण क्या कहलाएंगे? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं या जेनेटिक कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं परिभाषा को। आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा देख रहे हैं बच्चों पर। आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा क्या होगी कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, माता पिता से संतति में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे अपन कुछ लक्षण देखते हैं कि कुछ बच्चों के पिताजी के बाल घुंघरालू हैं, बच्चों के बाल भी घुंघरालू हैं, भूरी आंखें होती हैं, बच्चों की भूरी आंखें होती हैं। या फिर पादपों की बात करें, बड़ी पत्ती वाला पादप है, दूसरा पादप बड़ी पत्ती वाला हो रहा है, कोई लंबा प्लांट है उससे लंबा ही प्लांट बन रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और उन लक्षणों को क्या बोलेंगे अपन? आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलेंगे अपन? आनुवंशिक लक्षण। नेक्स्ट आता है अपने पास में दूसरी परिभाषा आ रही है अपने पास में वंशागति, या बोल सकते हैं अपन आनुवंशिकता, या अपन बोल सकते हैं हेरिडिटी। क्या बोल सकते हैं? हेरिडिटी। तो दूसरा आता है अपने पास वंशागति या आनुवंशिकता। हेरिडिटी कहते हैं किसे? हेरिडिटी किसे कहते हैं? देखो वंशागति किसे कहते हैं? अभी अपन ने पढ़ा कि आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति, आनुवंशिकता या हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों देखो बात आती है अपने पास में कि हेरिडिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया? हेरिडिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो हेरिडिटी शब्द सबसे पहले दिया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हेरिडिटी नामक शब्द दिया। सबसे पहले क्या दिया? हेरिडिटी नामक शब्द दिया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो परिभाषा पूछी जाएगी अपने से। अगर परिभाषा नहीं पूछी जा रही तो परिभाषा के अलावा पूछा जा सकता है अपने से कि हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? तो हेरिडिटी शब्द किसने दिया था बच्चों? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब आते हैं अपन इन दोनों को पढ़ने के बाद में अपन आते हैं अपने शब्द आनुवंशिकी पर। किस पर आते हैं अपन? आनुवंशिकी पर। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी मैंने बताया था कि आनुवंशिकी को अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक्स। क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक्स।
क्या बोल रहे हैं अपन, जेनेटिक्स। देखो जो जेनेटिक्स शब्द है, ये जेनेटिक्स से ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, और जिसकी उत्पत्ति हुई है जीन से। किससे हुई है, जीन से। जेनेटिक्स से आनुवंशिकी जो बोल रहे हैं जिसको अपन, उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स शब्द किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का अर्थ क्या होता है, जीन। इसका अर्थ क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। और आनुवंशिकी की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अपने सिलेबस में बन रहा है कि आनुवंशिकी जिसको अपन बोल रहे हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स बोल रहे हैं। ये जेनेटिक जो शब्द है सबसे पहले दिया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए दिया था ये बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बैटसन नामक वैज्ञानिक ने शब्द दिया था 1905 में। कब दिया था बेटा, ये 1905 में। एक बार फिर से अपन रिपीट करके देखते हैं। आनुवंशिकी पर आते हैं अपन, तो आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति या बोल सकते हैं जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है जीन। जिसका अर्थ क्या होता है, जीन, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं अपन बात की जेनेटिक्स नामक शब्द किसने दिया था, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये पूछ सकते हैं अपने से, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द कब दिया था, तो बैटसन नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द कब दिया था, 1905 में दिया था। कब दिया था, 1905 में दिया था। जेनेटिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, जेनेटिक्स भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। 1905 में बैटसन नामक वैज्ञानिक ने यह शब्द दिया था। इसके बाद में अपने पास में आती है कि जेनेटिक्स की परिभाषा क्या होगी या आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होगी। तो देखो बच्चों, आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होगी। आनुवंशिकी की परिभाषा इससे निकल करके आती है अपने आनुवंशिकता से कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव की आनुवंशिकता और उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। किसके से अध्ययन करते हैं, देखो अपन इसको मिटाते हैं। इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं, पर आनुवंशिकी की परिभाषा की। आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होगी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों की आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को किस नाम से जानते हैं हम, आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। एक बार और डेफिनेशन देखना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी सजीव की आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। अब देखो दो शब्द आए। आनुवंशिकता के बारे में तो अपन जान चुके कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है, या वंशागति कहलाता है, या हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। यह एक नया शब्द और आया अपने पास में कि विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो बेटा ये विभिन्नताएं क्या होती हैं, ये वेरिएशंस क्या होती हैं। देखो विभिन्नताएं और वेरिएशंस क्या होती हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होगा, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, और समजात गुणसूत्र जब जोड़े बनाते हैं तो एक घटनाक्रम होता है जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब होता है जीनों की अदला बदली, यानी कि ये एक गुणसूत्र माता से आ रहा है, एक गुणसूत्र पिता से आ रहा है। ये समान आकार के गुणसूत्र समूह बना रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय। इस दौरान क्या होता है, इसका कुछ भाग टूट करके इसके साथ जुड़ जाते हैं और इसका कुछ भाग टूट करके इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि दोनों समजात गुणसूत्रों में जीनों की अदला बदली हो जाती है। इस जीनों की अदला बदली की वजह से ही क्या होता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, जो संतति होती है, उस संतति में कुछ लक्षण माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं, और वो माता पिता से भिन्न दिखाई देने वाले लक्षण किस रूप में जाने जाते हैं, विभिन्नताओं के नाम से जाने जाते हैं, वेरिएशंस के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, तो वो तो आनुवंशिक लक्षण होते हैं। इसीलिए जो संतति होती है माता पिता के समान भी दिखाई देती है, लेकिन पूर्ण रूप से समान भी नहीं होती है। समान इसलिए दिखाई देती है क्योंकि
अधिकांश जो आनुवंशिक लक्षण थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए, लेकिन जो जीन विनिमय के समय कुछ जीनों की अदला बदली हुई, उस कारण कुछ वेरिएशंस भी उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने, इसमें ये था अपने पास में आनुवंशिकी की परिभाषा तक। इसके बाद में इसकी परिभाषिक शब्द, जो आनुवंशिकी के अंदर विभिन्न परिभाषिक शब्द आते हैं अपने पास में, विभिन्न जो शब्द आएंगे बार बार जेनेटिक्स को पढ़ते समय बीच बीच में अपने पास में जो शब्द आएंगे उन शब्दों की शब्दावली पढ़ेंगे हम अपने यहाँ। तो सबसे पहले जीन के बारे में एक शब्द आया अपने पास में, जीन। जीन शब्द है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जीन क्या है। जीन क्या है? जीन वह विशिष्ट कारक है, जीन वह विशिष्ट कारक है जिसके द्वारा किसी भी एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण किया जाता है, किसी भी एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण किया जाता है। और वह, यह बोल सकते हैं हम, वह कारक जिसके द्वारा जीवों में एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण किया जाता है, उस कारक को क्या बोलेंगे अपन? जीन बोलते हैं। किस नाम जानते हैं? जीन के नाम जानते हैं। जीन नाम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। और मेंडल ने अपने प्रयोगों में, मेंडल ने इसे कारक कहा था। मेंडल ने इसे क्या कहा था? कारक कहा था। जीन को ही क्या बोला था? मेंडल ने कारक बोला था। तो बेटा सबसे पहले जीन के अंदर आती जीन की परिभाषा की साहब, ये जीन क्या है? तो जीन क्या है बेटा? जीन वह विशिष्ट कारक है जिसके द्वारा किसी भी जीव में, चाहे वो जंतु है चाहे वो पादप है, उसमें एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण किया जाता है। अब बात ये आती है कि साहब ये बार बार एक शब्द बोल रहे हैं आप, विशिष्ट लक्षण। बार बार क्या बोल रहे हो? विशिष्ट लक्षण। ये क्या चीज है? ये विशिष्ट लक्षण, जो विशिष्ट लक्षण बोल रहे हैं, ये विशिष्ट लक्षण क्या चीज है? देखो बेटा, विशिष्ट लक्षण का मतलब है कि मेरे बाल सीधे बाल हैं, कुछ के घुंघरूदार बाल होते हैं, ठीक है। मेरे छोटे कान है, किसी के बड़े कान होते हैं, ठीक है। किसी की नाक लंबी, किसी की नाक छोटी होती है, किसी का शरीर लंबा, किसी का शरीर छोटा होता है। तो ये जितने भी लक्षण अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये विशिष्ट लक्षण है। किसी भी जीव के क्या है? विशिष्ट लक्षण। कोई पादप देख रहे हैं अपन, कोई पादप लंबा होता है, कोई पादप बोना होता है, कोई पादप की, किसी पादप की पत्तियां चौड़ी होती है, किसी पादप की पत्तियां छोटी होती हैं, किसी के शीर्ष पर फूल आते हैं, किसी के कक्ष में फूल आते हैं, किसी पर लाल फूल आते हैं, किसी पर सफेद फूल आते हैं। तो ये जितने भी लक्षण हैं वो उन पादपों के विशिष्ट लक्षण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव में बहुत सारे विशिष्ट लक्षण होते हैं, किसी भी जीव में अनेक विशिष्ट लक्षण होते हैं। जब किसी भी जीव में अनेक विशिष्ट लक्षण हैं तो वो जितने भी विशिष्ट लक्षण हैं, अपन ने माना किसी जीव में 100 विशिष्ट लक्षण हैं, किसी जीव में 100 विशिष्ट लक्षण हैं, या किसी जीव के अंदर 20 विशिष्ट लक्षण है, किसी में 10 विशिष्ट लक्षण है, तो वो प्रत्येक विशिष्ट लक्षण जितने भी जिस जीव में हैं, उन प्रत्येक विशिष्ट लक्षण को प्रत्येक जीन के द्वारा एक विशिष्ट लक्षण को एक विशिष्ट जीन के द्वारा, एक विशेष प्रकार के जीन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो भी लक्षणों का लंबे बाल हैं या घुंघरालू बाल हैं, उसके लिए एक ही विशिष्ट जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। बड़े कान हैं, उसको एक विशिष्ट जीन नियंत्रित करेगा। भूरी आंखें, उसको एक विशिष्ट जीन नियंत्रित करेगा। आदमी की लंबाई है, उसको एक विशिष्ट जीन नियंत्रित करेगा। जैसे पादप है, पादप की लंबाई, उसको एक विशिष्ट जीन नियंत्रित करेगा। यानी कि कहने का मतलब जितने भी लक्षण हैं, उन प्रत्येक लक्षण को अलग अलग प्रकार के विशिष्ट जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये जीन की परिभाषा पढ़ी अपन ने। जीन नाम किसने दिया बेटा? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और मेंडल ने जो अपने जितने भी प्रयोग किए थे, मेंडल ने जीन को जीन के नाम से नहीं जाना, जीन को जीन नहीं कहा। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जीन को क्या कहा बेटा? कारक कहा। उसने जहां जहां जीन शब्द प्रयोग में लेना था, वहां कौन सा शब्द प्रयोग में लिया? कारक शब्द प्रयोग में लिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट परिभाषा पर। नेक्स्ट परिभाषा पर आते हैं। अपने इस पाठ की नेक्स्ट परिभाषा आएगी बेटा युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या बोल सकते एलील। युग्म विकल्पी या क्या बोल सकते बेटा? एलील। अब देखो ये युग्म विकल्पी या एलील क्या होता है?
या युग्म विकल्पीय एलील किससे कहते हैं। अपन ने एक बात तो जानी कि किसी भी जीव में कोई भी एक विशिष्ट लक्षण है, उस विशिष्ट लक्षण को एक विशिष्ट जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उसी से परिभाषा निकल कर के आती है युग्म विकल्पीय एलील की। किसी एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं और उनको ही किस नाम से जानते हैं, युग्म विकल्पीय एलील के नाम से जानते हैं। बात आती है साहब हमको तो एग्जाम्पल के द्वारा बताओ कि कैसे होते हैं। देखो बेटा, जैसे पादप की लंबाई की बात करें, इसकी बात करें, एग्जाम्पल देखें अपन, पादप की लंबाई, पादप की लंबाई, पादप की लंबाई की बात करें। माना कोई ये एक जीन है, माना ये कोई एक जीन है जिसके द्वारा पादप की लंबाई का निर्धारण किया जा रहा है, जिसके द्वारा पादप की लंबाई का निर्धारण किया जा रहा है, पादप की लंबाई का निर्धारण किया जा रहा है। तो देखो इस जीन के दो स्वरूप होंगे। एक तो ऐसा होगा जो लंबाई बढ़ाएगा, जो लंबाई बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है, और दूसरा होगा लंबाई घटाएगा, लंबाई घटाता है। यानी कि एक तरह से बात करें तो बोनापन, बोनापन यानी कि लंबाई का जो जीन है, पादप की लंबाई को जो जीन है, उस जीन के दो विपर्यासी स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो ऐसा है जो लंबेपन को बढ़ाता है, पादप की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा स्वरूप है पादप की लंबाई को घटाता है। और इन स्वरूपों को, एक को कैपिटल टी से दर्शाते हैं और एक को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। ये जो है इस जीन का ये स्वरूप है, ये स्वरूप तो लंबाई को बढ़ाता है, और जो स्वरूप लंबाई को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा स्वरूप ये जो दिख रहा है अपने को स्मॉल टी, ये स्वरूप क्या करता है, जीन का पादप की लंबाई को घटाने का काम करता है। अगर ये जीन में उपस्थित है तो ये पादप की लंबाई को घटाने का काम करता है। और देखो इनमें भी ये होते हैं, एक स्वरूप तो क्या होता है, प्रभावी होता है, और एक होता है अप्रभावी। एक तो क्या होता है, प्रभावी, यानी कि उसका प्रभाव अधिक होता है अगर जीन में वो स्वरूप उपस्थित है। जैसे बात करें, ये लंबाई वाला जीन है और इस लंबाई वाले जीन के द्वारा क्या किया जाता है, पादप की लंबाई का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इस लंबाई की निर्धारण करने वाले में भी लंबाई के भी दो रूप देखने को मिलते हैं। लंबाई का एक रूप है लंबा और लंबाई का एक रूप है बोना। वो लंबाई के दो स्वरूप हैं। तो उस स्वरूप के अंदर जो कैपिटल टी है, जो विपरीत स्वरूप है कैपिटल टी से दर्शा रही है, वो तो पादप को लंबा बनाता है, और जो स्मॉल टी है वो पादप को क्या बनाता है, बोना बनाता है। लेकिन देखो बेटा, इसमें एक स्वरूप प्रभावी होता है, एक स्वरूप क्या होता है, प्रभावी होता है। यानी कि जीन के अंदर अगर वो प्रभावी स्वरूप मौजूद है, जैसे लंबाई में कैपिटल टी मौजूद है, लंबाई में कैपिटल टी मौजूद है और लंबाई में स्मॉल टी मौजूद है साथ साथ, तो कैपिटल टी को जो प्रभावी स्वरूप होता है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और अप्रभावी स्वरूप को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। तो पहले तो अपन डेफिनेशन पर आते हैं अपनी पर कि युग्म विकल्पी किससे कहते हैं, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। तो अपन ने बताया कि किसी भी जीव में किसी एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। एक ही जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, जिनमें से एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। जैसे लंबाई वाला जीन है तो लंबाई वाले जीन के दो स्वरूप, एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये कैपिटल टी तो पादप को लंबा बनाने का काम करते हैं और स्मॉल टी पादप को बोना बनाने का काम करता है। अब देखो बेटा, इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं अपन। ये तो युग्म विकल्पी की परिभाषा थी। युग्म विकल्पी के बाद में आते हैं अपन समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी, ये इसको होमोजाइगस बोलते हैं। समयुग्मजी या होमोजाइगस। समयुग्मजी अवस्था किससे कहते हैं? देखो बेटा, अपन ने अभी देखा कि किसी एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, जिनमें एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है।
उन दोनों स्वरूपों को, विपर्यासी स्वरूपों को अपन युग्म विकल्पी के नाम से जानते हैं। जैसे लंबाई में देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो स्वरूप थे लंबाई के लिए। लंबाई के लिए दो स्वरूप कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आती है संयुग्मजीय अवस्था, किससे कहते हैं? तो किसी भी जीव में एक विशिष्ट लक्षण, वहीं से परिभाषा निकल करके आ रही है। किसी भी जीव में एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जिनके दोनों विपर्यासी स्वरूप यदि समान हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? संयुग्मजीय। देखो बेटा याद है, आपने देखा था लंबाई के लिए दो स्वरूप हैं। लंबाई के लिए, लंबाई को निर्धारित करने के लिए अपने को इस बात का पता है कि एक विशिष्ट लक्षण को एक विशिष्ट जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब उस विशिष्ट जीन के द्वारा, जिसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, उसके भी दो रूप होते हैं। एक तो प्रभावी रूप होता है, एक उसका क्या होता है? अप्रभावी रूप होता है। जैसे लंबाई है, किसी जीन के द्वारा लंबाई को निर्धारित किया जाता है तो उसके दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है। अब देखो लंबाई को, जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई को निर्धारित कर रहा है कोई भी जीन और उसके दो विपर्यासी स्वरूप हैं। मान लीजिए दोनों स्वरूप कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं। मान लीजिए दोनों स्मॉल टी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये संयुग्मजीय अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये संयुग्मजीय अवस्था। ये भी क्या कहलाएगी? संयुग्मजीय अवस्था। लेकिन ये प्लांट लंबा हो जाएगा और ये प्लांट कैसा होगा? बोना होगा। अपन तो अपनी परिभाषा पर आते हैं वापस। संयुग्मजीय किससे कहते हैं? होमोजाइगस अवस्था किससे कहते हैं? संयुग्मजीय या होमोजाइगस अवस्था किससे कहते हैं? संयुग्मजीय अवस्था की बात करें अपन, किसी एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप यदि समान होते हैं तो ऐसी अवस्था संयुग्मजीय अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लंबाई को निर्धारित करने वाले जिनके दोनों स्वरूप, जैसे कैपिटल टी तो ये संयुग्मजीय अवस्था, स्मॉल टी तो ये संयुग्मजीय अवस्था। अगर बीज के रंग की बात करें, कैपिटल वाई तो ये संयुग्मजीय अवस्था, स्मॉल वाई तो ये संयुग्मजीय अवस्था, कैपिटल आर फूल के रंग के लिए बात करें, कैपिटल आर है तो संयुग्मजीय अवस्था, स्मॉल आर है तो संयुग्मजीय अवस्था। अब बेटा दूसरी परिभाषा पर आ रहे हैं अपन, इसी पर आ रहे हैं। इसी में देखेंगे अपन, इसी की विपरीत परिभाषा की बात कर रहे हैं अपन, विषम युग्मजीय अवस्था। दूसरी क्या कर रहे हैं अपन? विषम युग्मजीय अवस्था या हीट्रोजाइगस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हीट्रोजाइगस, विषम युग्मजीय अवस्था। देखो समयुग्मजीय में अपन ने क्या पढ़ा? समयुग्मजीय में अपन ने पढ़ा किसी एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप यदि समान है, यानी कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी अवस्था को संयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। और यदि किसी एक विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले जिनके दोनों विपर्यासी स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। विपर्यासी स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न। दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या है बेटा? भिन्न भिन्न है। जब दोनों विपर्यासी स्वरूप भिन्न भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? विषम युग्मजीय। क्या बोलेंगे? विषम युग्मजीय। देखो कैसे, जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई में एक जीन के दोनों स्वरूप कैपिटल टी और स्मॉल टी है। उस बीज के रंग के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। यदि समूह में कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ऐसी स्थितियां क्या कहलाएंगी? ये विषम युग्मजीय अवस्था। ये क्या कहलाएंगी? विषम युग्मजीय। यानी कि कोई भी जीन है, इस जीन के लंबाई वाले लक्षण के लिए इसके जो युग्म है, विपर्यास स्वरूप है दोनों, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है। इसके बीज पत्र के रंग के लिए बात करें, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है। इसके लिए बात करें पुष्प के लिए, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है। तो ये अवस्थाएं क्या कहलाएंगी? युग्म के दोनों विपर्यासी स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, तो ये क्या कहलाएगी? विषम युग्मजीय अवस्था। क्या कहलाएगी बेटा? विषम युग्मजीय अवस्था। ठीक है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट परिभाषा पर आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आ रही है बेटा अपने पास में,
लक्षण प्ररूप। क्या रही नेक्स्ट परिभाषा? लक्षण प्ररूप, या बोल सकते फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप। देखो बेटा, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप किससे कहते हैं? लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप किससे कहते हैं? अपन सिंपल तरीके से चलते हैं, सिंपल परिभाषा को समझने के लिए एक सामान्य तरीके से चलते हैं। अपन रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते समय देख रहे हैं, कोई पौधा देखते बता दिया अपने ये पौधा तो बहुत लंबा है, दूसरे को देखते बता दिया पौधा तो बहुत बौना है, तीसरे पौधे में देखा अपन ने इस पौधे में तो बड़ी पत्तियां हैं, या किसी पौधे में देखा इसमें छोटी पत्तियां हैं, या अपन ने देखा किसी जीव को देखा, किसी मानव को देखा इसके तो घुंघरालू बाल हैं, किसी को देखा इसकी भूरी आंखें हैं, ठीक है, किसी के लंबे बाल हैं। तो जो अपन देख रहे हैं किसी भी जीव का जो बाहरी स्वरूप अपने को दिख रहे हैं किसी भी जीव, कोई भी जीव है, बाहर से लक्षणों में कैसा प्रतीत हो रहा है, वो बाह्य प्रतीति, वो बाह्य प्रतीति, वो बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति। यानी कि कोई भी जीव बाहर से कैसा प्रतीत हो रहा है, कोई भी जीव बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, उसके लक्षण जो बाहर से अपने को दिखाई दे रही हैं, जिनको देखते ही अपन निर्धारित कर लिया कि ये व्यक्ति लंबा है, ये पादप लंबा है, इस पादप की बड़ी पत्तियां हैं, इसके लाल फूल हैं, इसके पीले फूल हैं, इसके हरे फूल हैं, देखते ही अपन ने बता दिया, तो वो बाह्य प्रतीति ही क्या कहलाती है? उसका लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहलाती है, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास में जीन प्ररूप। नेक्स्ट क्या आता है? जीन प्ररूप, जीन प्ररूप, ये इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप। इसको बेटा आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उच्चारण के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, इसके उच्चारण ऐसा लगा करके आप लिख सकते हैं इसकी जगह जीनोटाइप। ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं? जीनोटाइप, क्योंकि आपको 10th क्लास लेवल पर इसी प्रकार से पूछा जाएगा, या कोई भी कॉम्पिटिशन आता है उसमें कोई इंग्लिश वर्ड नहीं आता, सीधा का सीधा पूछेगा वो जीनोटाइप है, जैसे फिनोटाइप है, आदि नामों से पूछा जाता। बात करते हैं अपन जीन प्ररूप या जीनोटाइप की। जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो देखो, जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी भी जीव का, किसी भी जीव का वह, किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन, किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन, किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक संगठन क्या कहलाते हैं? किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन ही उसका क्या कहलाता है? जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहलाते हैं। किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन ही क्या कहलाता है? उसका जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहलाता है। देखो कैसे, अब देखो अपन ने जैसे बात किया था कैपिटल टी एक लंबाई वाले लक्षण की बात करते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप में अपन अब भाई आनुवंशिक संगठन से क्या अभिप्राय हो गया, और फिनोटाइप तो अपने को पता है बाह्य प्रतीति हो गई। देखो एक एग्जाम्पल से और अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने देखा था पादप की लंबाई के लिए, जैसे मेंडल ने मटर के पादप की लंबाई के लिए क्या किया था? लंबाई के 2 स्वरूप बताए थे, एक तो कैपिटल टी और एक क्या बताया था? स्मॉल टी। एक तो कैपिटल टी और दूसरा क्या बताया था? स्मॉल टी। देखो बेटा, ये स्वरूप किस रूप में हो सकते हैं? कैपिटल टी इस रूप में हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इस रूप में हो सकते हैं, ये स्मॉल टी इस रूप में हो सकता है। यानी कि कोई भी जीन है उसमें युग्म के अंदर ये प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार हो सकते हैं। अब देखो, मैंने बताया था आपको कि कोई भी एक जीन के 2 विप्रेयसी स्वरूप होते हैं, एक जैसे अपने पास में कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है वो तो प्रभावी स्वरूप है। ऐसा स्वरूप है प्रभावी स्वरूप, और ये स्वरूप है अप्रभावी स्वरूप। ये क्या है? अप्रभावी स्वरूप। यानी कि प्रभावी स्वरूप का अप्रभावी स्वरूप का अभिप्राय क्या हुआ कि जब ये दोनों स्वरूप साथ साथ स्थित होते हैं तो कैसा रहेगा साफ पादप? ये कैपिटल टी तो क्या करते हैं? लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, और ये किसके लिए है? बोनेपन के लिए। ये किसके लिए बेटा? बोनेपन के लिए। अब देखो कि कोई भी युग्म है जीन के लिए, एक जीन है, ये एक जीन का है युग्म, कैपिटल टी है दोनों,
तो पूछे अपने से साहब ये पादप कैसा होगा, तो अपने पता ये पादप कैसा होगा, लंबा होगा, क्योंकि ये लंबेपन का और ये भी लंबेपन का, तो पादप कैसा होगा, लंबा होगा। इसके लिए पूछे साहब ये पादप कैसा होगा जिसके अंदर ये जीन पाए जा रहे हैं, ये जीन पाए जा रहे हैं और ये दोनों स्वरूप पाए जा रहे हैं, ये पादप कैसा होगा, ये बोनेपन के लिए और ये भी बोनेपन के लिए, तो पादप कैसा होगा, बोना होगा। लेकिन साहब ये कैसा होगा, इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो साहब ये पादप कैसा होगा, ये पादप है कैसा होगा। तो अपन ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि साहब लंबा भी होगा, साहब बोना भी होगा, एक ही तरीके तो हो सकता है पादप, तो या तो लंबा होगा या बोना होगा, या अपन बोल सकते हैं साहब नहीं लंबा होगा नहीं बोना होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो कैसे नहीं होता है, अपन ने बताया कि एक कोई भी जीन का युग्म है उसमें एक स्वरूप प्रभावी होता है, एक क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो यहाँ प्रभावी कौन सा है, लंबाई वाला, लंबेपन वाला लक्षण के प्रभावी लक्षण है और बोनेपन वाला लक्षण के अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। और जब अपन जाने कि दो व्यक्ति हैं, एक ज्यादा प्रभावशाली है और एक कम प्रभावशाली है, दोनों एक जगह रहते हैं, तो वहां किसकी चलती है भाई, किसकी चलती है, प्रभावशाली की चलती है, किसकी चलती है, प्रभावशाली की चलती है। वही बात यहाँ आएगी, देखो कैसे, ये अपने पास में कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये तो पादप को लंबा बनाते हैं, ये तो पादप को क्या बनाते हैं, लंबा, और ये पादप क्या बनाते हैं, बोना। लेकिन साहब ये तो प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो ये इसके प्रभाव को दबा देगा। ये कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ उपस्थित है तो स्मॉल टी का क्या प्रभाव है, उस प्रभाव को प्रकट ही नहीं होने देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रभाव को दबा देगा, यानी कि ये लंबेपन का लक्षण है, ये बोनेपन के लक्षण को दबा देगा। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ होंगे तो पादप कैसा दिखेगा, बाहर से देखने पर लंबा दिखेगा। कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, और जब प्रभावी अप्रभावी के साथ होता है तो अप्रभावी के प्रभाव को दबा देता है, यानी कि लंबेपन और बोनेपन वाले विपर्य स्वरूप यदि साथ साथ हैं तो अप्रभावी बोनेपन वाला स्वरूप प्रकट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पादप कैसा होगा, ये बाहर से देखने पर लंबा होगा, तो ये भी लंबा होगा और ये भी क्या होगा, लंबा होगा। अच्छा, पादप को बाहर से देखेंगे, इसको, इसमें तो दोनों स्वरूप कैसे लंबेपन के, तो ये कैसा होगा, पादप लंबा होगा। और ये पादप एक लंबेपन का एक बोनेपन का, लेकिन लंबेपन का प्रभावी है, बोनेपन का अप्रभावी है, तो लंबापन बोनेपन वाले के प्रभाव को दबा दिया, तो ये पादप भी कैसा होगा, लंबा होगा। यहाँ पादप कैसा होगा, बोना होगा, क्योंकि ये भी बोनेपन का और ये भी बोनेपन का, तो पादप कैसा होगा, बोना होगा। लेकिन साहब इनमें क्या अंतर होगा, फिर बाहर से देखने पर तो ये पादप भी वैसा ही होगा और ये पादप भी वैसा ही होगा, यानी कि लक्षण प्रूफ के आधार पर तो दोनों लंबे, बेटा लक्षण प्रूफ के आधार पर दोनों कैसे, लंबे, बाहर से देखने पर दोनों लंबे दिखाई देंगे, तो लक्षण प्रूफ के आधार पर तो दोनों समान हैं। लेकिन जीन प्रूफ, लक्षण प्रूफ क्या था, जैसा पादप बाहर से दिख रहा है, जैसा स्वरूप दिख रहा है, जैसे लक्षण उसके बाहर से दिख रहे हैं, वो लक्षण प्रूफ था। तो ये भी लंबाई दिख रहा है, ये भी लंबाई दिख रहा है, तो लक्षण प्रूफ के आधार पर दोनों समान है। अब बात करते हैं जीन प्ररूप की। आंतरिक आनुवंशिक संगठन, उसका आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक संगठन क्या हुआ कि अंदर देखो बेटा, इसमें जीन के दो जो स्वरूप हैं वो कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं। इसमें जो स्वरूप देखे जीन का वो कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी है, यानी कि इसका आनुवंशिक संगठन अलग है और इसका आनुवंशिक संगठन अलग है। इसका मतलब है जीन प्ररूप के आधार पर ये शुद्ध लंबा है और ये लंबा तो है लेकिन कैसा है, अशुद्ध लंबा है। ये कैसा बेटा, ये कैसा हुआ, शुद्ध लंबा, ये तो कैसा हुआ, शुद्ध लंबा, और ये कैसा हो बेटा, अशुद्ध लंबा। ये कैसा हुआ, अशुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा और ये अशुद्ध लंबा, क्योंकि इसके अंदर निर्धारित करने वाले दोनों विपरीत स्वरूप लंबेपन के हैं, इसमें एक लंबेपन का और एक बोनेपन का है, इसलिए ये शुद्ध लंबा और ये अशुद्ध लंबा। लक्षण प्ररूप के आधार पर ये भी लंबा और पादप ये भी लंबा, दोनों समान। जीन प्ररूप के आधार पर आनुवंशिक संगठन को देखा तो इसके जीन के अंदर दोनों स्वरूप लंबेपन के और इसमें एक लंबेपन का एक बोनेपन का, इसलिए लंबाई के आधार पर ये शुद्ध लंबा हो गया और जीन प्ररूप के आधार पर ये अशुद्ध लंबा हो गया। यानी कि लक्षण प्ररूप के आधार पर दोनों समान और जीन प्ररूप के आधार पर एक शुद्ध लंबा और दूसरा अशुद्ध लंबा। नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट परिभाषा।